फिर वही सपना, फिर वही सपना। मेरा एनकाउंटर कर दिया गया। मुझे जेल से बाहर ले जाकर सुनसान जगह पर मुझे गोली मार दी। ऐसा कभी भी हो सकता है। ये लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। हालांकि इन्हें मुझे मारना होता तो मुझे मेरे गांव में मार देते, मुझे अरेस्ट करने से पहले ही मार देते। अब मुझे मारना इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं काल चक्र की उस क्रिया को घुमा रहा हूं जो इनके परिघ से, इनकी परिधि से बाहर है। किंतु मुझे आजकल एनकाउंटर के सपने आ रहे हैं, शायद इसलिए कि मैं उन सब साथियों के बारे में सोच रहा हूं जिनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पता नहीं क्या सपना है, क्या सच। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा 32 साल का जीवन एक सपना है। माँ, बाबूजी, मेरे दोस्त, मेरा गांव, सब सब एक ख्वाब की तरह ना हो जाए और मैं इसमें काल कोठरी में अपनी आखिरी सांसें लूं। खुले मैदानों, नदी, तालाब, पशु पक्षियों, खुले मैदानों, इंसानी हलचलों से दूर ये काल कोठरी मौत से भी बदतर है। लेकिन नहीं, सहा है, मुझसे ज्यादा सहा है लोगों ने, भगत सिंह ने, आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने, और आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त सह रहे हैं। इससे भी भयानक यातनाओं को सह रहे हैं। क्यों? उनका कसूर क्या है? उन्होंने सिर्फ सच कहा, वो सच जो सत्ता को पसंद नहीं है। उनका अपराध है सच कहना, और वो सच कहने की सजा भोग रहे हैं, यातना सहन कर रहे हैं। मैं भी सहूंगा मैं अपने आप को मजबूत करूंगा इन यातनाओं को सहने के लिए। अब ये मुझे मार भी देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने न्याय की चिंगारी सुलगा दी है। ये लोग मुझे इतना खतरनाक समझते हैं कि इन्होंने बाकी कैदियों से मुझे अलग रखा है। कहीं मैं दूसरे कैदियों को भी बिगाड़ ना दूं, इतना खतरनाक हूं मैं। जेल की दीवारों के बाहर से आती इन कुत्तों की आवाज सुन रहे हैं आप?
ये भी समझते हैं एकांत में तड़पते किसी सत्य की गूंज को। ये तभी भोगते हैं जब कोई अनहोनी होती है या कोई चीख इनके स्पंदन को छूती है। पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा। अब तो नींद भी नहीं आ रही। 6x6 की इस काल कोठरी में मैं घुट रहा हूं, लेकिन हो सकता है कोई खुले मैदानों में मुझसे ज्यादा घुट रहा हो। कोई इस बात से परेशान हो कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। हो सकता है कोई भेदभाव के दंश को झेल रहा हो। हो सकता है कोई दबंगों की मार और पुलिस के घाव से सो नहीं पा रहा हो। हो सकता है कोई औरत इज्जत और भूख के बीच झूल रही हो। हो सकता है हमारी बिरादरी और हमारे भाई बहनों का जीवन दुश्चिंताओं और यात्राओं से भरा है। और हमारा कसूर क्या है? हम दलित हैं, यही कसूर है हमारा। हम अछूत हैं, यही कसूर है हमारा। ये मुझे बचपन से ही पता चल गया था। जब स्कूल में पहाड़ा ना आने के लिए दूसरे बच्चों को डांट फटकार मिलती थी, तो मुझे डंडे रसीद हो जाते थे। किसी शिक्षक का मूड खराब होता तो मुझे 2-4 थप्पड़ तो यूं ही रसीद कर देता। क्यों बे, क्या देख रहा है इधर? क्या देख रहा है इधर? बच्चे जो मेरी शिकायत लेकर जाते तो टीचर ये नहीं सुनते कि मैंने क्या किया है, बस 2-4 रसीद कर देते तबीयत से। एक दिन एक बच्चे ने मुझे मेरी जाति से गाली दी, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसकी जोरदार धुनाई की। वो सीधा हेडमास्टर के पास गया। हेडमास्टर गांधीवादी थे, गांधीवादी। मेरा रिजल्ट अच्छा आने के कारण मुझे मानते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे जो कहा वो आज भी चुभता है मुझे, मेरी रूह को लीलता है, छीलता है। उन्होंने कहा अपराध तुम्हारे खून में है। अंग्रेज भी तुम्हारी जात को अपराधी मानते थे। मैंने कहा सर, क्या हमारा देश आजाद हो गया है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, कैसे बात करते हो, हमारा देश तो कब का आजाद हो गया। मैंने कहा नहीं सर, अंग्रेज भी हमें अपराधी मानते थे और आप भी अपराधी मानते हो, तो हम आजाद कैसे हो गए सर? कैसे आजाद हो गए? हेडमास्टर साहब के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। कई शिक्षक तो इस बात से परेशान थे कि मेरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी मैं पढ़ाई में अव्वल नंबर लाता कैसे हूं। कई शिक्षकों के लिए रहस्य है ये विषय कि मैं पढ़ाई में अच्छा क्यों हूं। अरे हमारी हर बात पर शक किया जाता, बात पर शक किया जाता। अगर कोई दलित गोरा है तो सीधे उसके बाप पर सवाल उठाया जाता। हमेशा शक और संदेह के घेरे में रहते हैं हम। अरे क्या जरूरत है तुम्हें इतना नंबर लाने की? अरे क्या जरूरत पढ़ाई करने की यार? तुम तो कहीं भी चले जाओ, यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तुम्हारा तो कितने ही नंबर लाओ, तुम्हारा एडमिशन तो पक्का है।
जैसे आरक्षण कोई हमारा हक नहीं, भीख हो। मुझे पढ़ना लिखना पसंद है, इसलिए मैं प्रोफेसर बनना चाहता था। मैं चाहता था पढ़ूं लिखूं शोध करूं, बच्चों को पढ़ाऊं। मैंने मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां डॉक्टर नरोत्तम सिंह जैसे विद्वान थे। उनकी किताबें मैंने पढ़ी थी, बहुत पसंद करता था मैं उनको। उनका लेक्चर में ध्यान से सुनता और वो भी मेरे सवालों का मन लगाकर जवाब देते। एक दिन उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और मेरे जिले के बारे में पूछा, फिर मेरे गांव के बारे में पूछा, और फिर उन्होंने सीधे कहा, तुम ठाकुर हो ना? मेरा तो जैसे सारा खून सूख गया कि मुझसे भारत का प्रखर बुद्धिवादी प्रगतिशील व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं ठाकुर हूं ना। मैंने जोर से कहा, नहीं, मैं ठाकुर नहीं। और थोड़ा और जोर से कहा, मैं शेड्यूल कास्ट हूं। उनका चेहरा सूख गया और फिर वही हुआ, उसका डर था। उन्होंने मुझे चैम्बर से बाहर भेज दिया। उसके बाद लेक्चर में मेरे सवालों का वो जवाब नहीं देते थे और जब चाहे डांट के बिठा देते। कैंपस में बाकी छात्रों के साथ हंसते खेलते जा रहे हुए होते और मुझे सामने देखते ही उनका चेहरा उतर जाता। आखिर क्या कसूर था मेरा? मैं दलित पैदा हुआ हूं, इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर है? इस बार मैं टॉप नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वाइवा में कम नंबर दिए गए। एमफिल में मन लायक विषय नहीं मिला और पीएचडी में मेरा कोई गाइड बनने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक नई शिक्षक तैयार हो गई। जेल की चार दीवारी से जेल की काल कोठी में इन दरीचों से झांकती हुई ये ठंड की धूप, ये धूप। ये सुहानी धूप मुझे किसी की याद दिला रही है। शिखा त्रिवेदी नाम था उसका। वैसे लड़कियों से मैं बहुत जल्दी घुलता मिलता नहीं था, लेकिन शिखा से मेरी दोस्ती हो गई और जब भी मैं उससे मिलके आता तो घंटों उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। उनके पापा ने बड़े गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझे पूछा, मेरा गांव कौन सा है? वो खुद ही बोलने लगे कि हाँ, उस एरिया में मैं इलेक्शन ड्यूटी पर था, क्योंकि उसके पापा सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने मेरे जिले का नाम लिया, मेरे गांव का नाम लिया। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं जंगपुरा का हूं। उन्होंने सीधे पूछा, ठाकुर टोले के हो ना? मैंने कहा नहीं, मैं रविदास टोले का हूं। मेरा जवाब सुनकर बहुत देर तक वो खाड़ते रहे। मेरा जवाब सुनकर शिखा अवाक रह गई थी। अगले दिन वो कॉलेज में आई पर कुछ बोली नहीं। एक दिन उसने पूछा, आपके माँ बाप क्या करते हैं? मैंने कहा, बाप हमारी छोटी सी जमीन पर साग सब्जी उगाते हैं, मजदूरी करते हैं, जिसे माँ पड़ोस के कस्बे में बेच आती है। उस दिन के बाद शिखा का मेरे प्रति रवैया बदल गया। वो सहानुभूति रखने लगी।
हम जो कैंटीन में कुछ खाने पीने जाते हैं ना, तो मुझे पैसे नहीं देने देते। मैं समझ गया, इसका रवैया बदल गया। एक दिन शिखा ने मुझे एक पैकेट दिया। मैंने पूछा ये क्या है? बोले गिफ्ट है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यूं ही। मैंने भी ले लिया। उन दिनों मेरे पास एक ही जीन्स हुआ करती थी, जिसे 8-10 दिन के बाद समय मिलने पर मैं धोता था। मैंने पैकेट खोल के देखा, उसमें जीन्स थी, लेकिन उसके सारे टैग हटे हुए थे। फिर मैंने गौर से देखा कि उसमें एक दाग लगा हुआ था। मैं समझ चुका था कि पहनी जा चुकी है। मैंने शिखा से पूछा, ये पहने हुए जीन्स तुमने मुझे क्यों दी? उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, ये जीन्स मेरे भाई की है और उन्होंने 1 ही 2 बार पहनी है। मैंने कहा, तुमने ये पहनी हुई जीन्स मुझे क्यों दी? उसने कहा, तुम लोग तो ले लेते हो ना। तुम लोग तो ये लेते हो ना। क्या सोचते हैं ये शर्मा, चतुर्वेदी, द्विवेदी कि हम केवल उनके जूठन पर पलते हैं? केवल जूठन पर पलते हैं हम? उनकी उतरन पहनने के लिए पैदा हुए हैं हम? हमारी प्रतिभा, हमारी योग्यता, हमारी संघर्ष शक्ति नहीं दिखती। हम जूठन खाने के लिए हैं। जूठन। तुम लोग उस दिन के बाद मैंने शिखा से दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि दोस्ती की बुनियाद होती है बराबरी और सम्मान। शिखा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी परवरिश का है। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो बाबूजी ने साफ कहा था, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपने लोगों के साथ होते अन्याय को नहीं देख पाता हूं, नहीं देख पाता हूं। और ना चाहते हुए मैं उस मसले में पड़ा। कॉलेज में हम अंबेडकर छात्रावास में रहते। वो है क्यों, हमारे दोस्तों ने कॉम्पीट किया था, पीसीएस का रिजल्ट आया और हमारे कुछ साथी सफल हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जश्न मनाया जाए। हमारे साथियों ने अपने हॉस्टल में पार्टी की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बगल के हॉस्टल से 20-25 लड़के आए, हाथ में हॉकी स्टिक और डंडे लेकर। पहले तो उन्होंने हमें गालियां देनी शुरू किया। अबे साले, आरक्षण के दम पर डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो साले, हमारी तरह नंबर आके दिखाओ, जनरल में आके दिखाओ बे। बाकी की गालियां मैं दे नहीं सकता आपके सामने। फिर डंडों से हमारी पिटाई की, गालियां दी, हमें रोंदा और पार्टी भंग करके चले गए। अगले दिन यूनिवर्सिटी ने कमेटी बिठा दी, जांच कमेटी बिठी। जांच कमेटी ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया कि अंबेडकर छात्रावास के लड़के डीजे बजा रहे थे, जिससे पड़ोस के हॉस्टल के छात्रों को डिस्टरबेंस हो रही थी, क्योंकि वो एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए अंबेडकर छात्रावास के लड़कों ने उन पर हिंसा की, उनको मारा और भगा दिया। और ये तब था जब उस जांच कमेटी में एक दलित शिक्षक भी थे। मैंने उनसे पूछा, आपके होते हुए ये रिपोर्ट? वो अपना ही रोना रोने लगे। मुझे इन्हीं के बीच काम करना है, इन्हीं के बीच नौकरी करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम वो बहुत गुस्से में थे सब, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमें रोहित वेमुला की खुदकुशी की खबर मिली और हमारे अंदर जैसे बिजली कौंध गई हो।
हमारे अंदर लावा सा फूट पड़ा था। हम सारे के सारे छात्र छात्रावास से निकल पड़े। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। रोहित वेमुला जिंदाबाद, रोहित वेमुला जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, रोहित वेमुला जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम के नारों से सारा शहर शहर उठा था। कॉलेज बंद हो गए थे और सारे के सारे दलित और गैर दलित छात्र जमा हो गए थे। सड़क पूरी तरह जाम हो गई, कॉलेज बंद हो गए। सारे छात्र मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि अब हम पर पुलिस दमन शुरू होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम दिन रात ऐसे ही सड़क पर बैठे रहे, भूखे प्यासे। अगले दिन हम मीडिया की सुर्खियों में थे। लोकल मीडिया हमारे चारों तरफ मंडरा रहा था। तभी सुबह अगले दिन 10 बजे वीसी के दफ्तर से उनका पीए उनका लिखा हुआ संदेश लेकर आया। उसमें लिखा था, जांच कमेटी के निर्णय पर अमल नहीं किया जाएगा। यह हमारी बहुत बड़ी जीत थी। जब से विश्वविद्यालय बना है तब से यहां दलित छात्र एक हाशिए पर थे, लेकिन आज उनकी एक ताकत थी। हमें लग रहा था कि कुछ बड़ा किया जाए, बहुत बड़ा। हमने रोहित वेमुला की स्मृति में सभा रखी और यह सभा अब तक की विश्वविद्यालय और शहर की सबसे बड़ी सभा थी। वो भी बिना किसी राजनीतिक नेता के, बिना किसी तैयारी के। हमें सभी राजनेताओं ने संपर्क करना शुरू किया। सबसे बड़ी दलित पार्टी के यहां से तो संदेश आया कि अब इस कॉलेज में उनकी पार्टी का छात्र संगठन की नींव रखें। मैं बहुत असमंजस में था। माँ बाप ने मुझे बड़े अरमान से बड़ा आदमी बनने के लिए कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता। अन्याय मेरे चैन को जलाता है, जलाता है मेरे चैन को। मेरे पास एक रास्ता था कि मैं सबसे बड़ी दलित पार्टी के यहाँ जाऊं, उनके सबसे बड़े नेता सेवाराम जी के साथ मिलकर उनकी पार्टी को ज्वाइन करूं। भारत की सबसे बड़ी दलित पार्टी। लेकिन सेवाराम जी और उनकी दलित पार्टी से मेरे कई सवाल हैं कि उनके इतने साल सत्ता में गठबंधन करने के बावजूद हमारे भाई बहनों में वो आत्मविश्वास क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों आज भी दलितों पर अत्याचार, बहुजनों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, वंचितों पर अत्याचार जारी है? क्यों उनके गठबंधन में रहते हुए दलित आदिवासी बहनों पर बलात्कार होता है और बलात्कारी सरेआम उनके लिए जुलूस निकालते हैं और हमारा ये दलित नेतृत्व खामोश बैठा रहता है? क्यों सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमें ठगती है? इसलिए ना कि वो हमें कमजोर समझते हैं, वो हमें बेवकूफ बना सकते हैं। मुझे लगा हमारे साथियों की हीन भावना को दूर करने की जरूरत है। मुझे लगा उनके अंदर आत्मरक्षा का भाव जगाने की जरूरत है। हम उसको संविधान का ऐसा प्रशिक्षण दें, ऐसा शिक्षण दें, ऐसी शिक्षा दें जिससे कोई उनको बेवकूफ न बना पाए। मुझे लगा मुझे जड़ों की ओर जाना है, गांव में अपने बिरादरी को, अपने लोगों को मजबूत करना है। इसलिए मैंने खुद से शपथ ली, मैं रोहित सिंह
ये शपथ लेता हूं कि मैं अपना जीवन एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण में समर्पित कर दूंगा जिसमें किसी रोहित वेमुला के सपने चकनाचूर ना हो, उसे आत्महत्या के लिए विवश ना होना पड़े। जब मैं गांव लौटा ना तो बाबूजी बहुत नाराज हुए। कई दिनों तक उन्होंने मुझसे बात। मां को लगा मैं फेल हो गया। गांव जाने के बाद मुझे लगा कि मैं क्या करूं, स्कूल शुरू करूं, उसमें बहुत वक्त लगेगा। फिर मैंने न्यू इंडिया क्लब की स्थापना की। न्यू इंडिया क्लब यानी कि बच्चों को मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, अंग्रेजी भाषा और संविधान का प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें अपने हकों के बारे में जागरूक किया जाए। मुझे लगा बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैंने जितना सोचा था उतनी मुश्किलें नहीं आई। गांव में मेरे दोस्त तैयार थे और हमने उस क्लब की स्थापना की। और हमारे क्लब में बाकी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए और मेरे गांव के साथ आसपास के गांव में भी हमने वो न्यू इंडिया क्लब शुरू किया। शुरू में तो दबंगों ने हम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे पता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं आज इस काल कोठरी में जो बंद हूं, मैं उसी की कीमत चुका रहा हूं। गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित की आवाज उठाने की कीमत चुका रहा हूं। कीमत। इस देश में यही होता है, जो शोषित, गरीब, पीड़ित की आवाज उठाए उसे सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है, और जो सत्यों का गुणगान करे, स्तुति करे, महिमा मंडन करे, उसे पद्म विभूषणों से नवाजा जाता है। नवाजा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा काम ढंग से अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि मुझे जेल में ठूस दिया है। हाँ, मैं मर भी जाऊं ना तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बात युवाओं के मन में बैठा दी कि हमारा मकसद क्या है। संविधान सम्मत भारत का निर्माण हमारा मकसद है, जिसकी आग मैंने अनगिनत युवाओं में सुलगा दी है, और वो आग भड़केगी। हाँ, वो आग भड़केगी। कोई और लड़ेगा, ये लंबी लड़ाई लड़ेगा। आज वक्त ने करवट ली है। आखिर कोई सच्चाई कब तक दबा सकता है? कब तक? मेरे दोस्तों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुझ पर लगाई गई संज्ञेय धाराओं को उन्होंने चुनौती दी, और आज कोर्ट ने मेरा ट्रायल शुरू करने की बात कही। आईपीसी की धारा 313 के तहत मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैं अदालत में सबको सच सच बताऊंगा। जंगपुरा के दबंगों, मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। मैं एक एक बात बताऊंगा कि कैसे तुम लोग कूड़ मगज हो, कैसे तुम अपने बच्चों को जानवर बनाते हो, कैसे सामंतवाद को बनाए रखना चाहते हो, कैसे अपनी पीढ़ी को बर्बाद करते हो, कैसे संविधान की
जड़ें उखाड़ते हो तुम। एक एक बात में धीरेन्द्र धीरेन्द्र मेरा केस लड़ेगा। मेरे गांव का, पड़ोस का मेरा दोस्त, नामी ग्रामी कानून विद्यालय से पढ़ाई की है उसने। वो बता रहा था कि मुझ पर लेख लिखे जा रहे हैं, मेरे संघर्ष को अलग अलग तरीके से विश्लेषित किया जा रहा है। मुझे दलित संभावनाओं का एक बड़ा होनहार राजनीतिक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं यार, मुझे हीरो मत बनाओ। हम जरा सा संघर्ष करते हैं और हीरो बन जाते हैं। फिर हम संघर्ष के बजाय नायकत्व को पूजने लगते हैं। वी वर्शिप आवर हीरोइज्म और संघर्ष भूल जाते हैं। अब पूरी दुनिया में साम्यवादी वामपंथी आंदोलन के बिखरने का यही कारण है कि वहां क्रांतिकारी केवल टी शर्ट पर छाप कर उड़ा दिए जाते हैं। जन संघर्ष में मेरा आदर्श है फुटबॉल का खेल। फुटबॉल के खेल में हर खिलाड़ी बराबरी पर होता है। हर खिलाड़ी को बॉल दूसरे खिलाड़ी को पास करनी होती है और फिर गोल होता है। लेकिन आम जीवन में हम बॉल पास नहीं करते, उसे अपने पास रखकर बैठ जाते, कुंडली मार कर। गोल नहीं होता। मैं यहां से छूटा ना तो अपने गांव के सभी बच्चों में, सभी युवाओं में सबको मैं बताऊंगा कि जन संघर्ष में फुटबॉल के खेल की रणनीति को अपनाओ। लेकिन पीछे खड़े होने के लिए भी आत्मबल लगता है। जब से ये ट्रायल की बात चली है ना, बहुत अच्छी नींद आती, बहुत अच्छे सपने। कल सपने में माँ ने कहा, बेटा आजा, रोटी बन गई है। रोटी बन गई, माँ को नहीं। जब तमंगू ने हम पर हमला किया था ना, तो मेरी माँ गांव की सारी औरतों को बुला रही थी, इकट्ठा कर रही थी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। उस दिन मेरी माँ को देखकर मुझे मैक्सिम गोर्की की माँ याद आ गई। माँ, मुझे तुम पर गर्व है माँ। हर जन्म में तुम मेरी माँ बनी। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित वेमुला भी हो सकता है। जी, रोहित वेमुला ने अपनी जान दे दी, लेकिन मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूं।
पता नहीं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। जज साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पिताजी भी जज थे ना? इन सब के बावजूद भी मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जुडिशियरी पर पूरा भरोसा है, जैसे मुझे संविधान पर भरोसा है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब की आत्मा बसती है। क्या कहा मैंने? संवैधानिक काम किया है। वो कत्ल भी करें तो उफ नहीं होता, और हम आह भी भरें तो बाकी हो जाते हैं। जज साहब, कोई भी दबंग या स्वर्ण जाति का व्यक्ति किसी दलित को मारकर, उसकी खाल उधेड़कर, उसकी जूती बनाकर पहन लेना तो भी संवैधानिकता को आंच नहीं आती है। किंतु एक दलित, शोषित, आदिवासी, वंचित या एक पीड़ित महिला किसी शोषक या दबंग जाति को एक पत्थर भी मार देना तो भी संवैधानिकता चूर चूर होकर भरभरा कर गिर पड़ती है। जज साहब, आपको पता है हमारी बिरादरी, हमारी जाति के लोग जेलों में क्यों बंद है? क्योंकि पुलिस कभी भी उनको उठाकर ले जाती है। उनके पास जमानत या अच्छे वकील करने के पैसे नहीं होते, लेकिन दबंग जाति के लोग अपराध करके साफ बच निकलते हैं, पुलिस को रिश्वत देते हैं, जमानत लेते हैं और माफ कीजिएगा अपना रसूख का उपयोग कर न्याय का पलड़ा भी अपने बाजू में झुका लेते हैं। जज साहब, क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत की जेलों में 31% अनुसूचित जाति के कैदी हैं। कुछ कैदी 2-4 साल जेल में गुजारने के बाद अदालत द्वारा बाइज्जत निर्दोष करार दिए जाते हैं। जज साहब, क्या आपको पता है कि इन 2-4 सालों में वक्त उनको अंदर ही अंदर चूहे की तरह कुतर कर खोखला बना देता है, और जेल से बाहर आकर ना वो जिंदा रहते हैं ना मरे हुए, जिंदा लाश हो जाते हैं। जज साहब, हाँ, पता है जज साहब, मैं मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूं। आखिर वर्षों से मुझे इंसान से बात करने का मौका नहीं मिला जज साहब। जेल की 4 दीवारों से बात करता रहा हूं। जी सर, जी, मैं मुद्दे की बात करता हूं सर, पर उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा सर। समय इसलिए क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता चले और आप सच्चाई जान पाए, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो। जी सर, थैंक यू। मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर गांव गया। मैंने न्यू इंडिया क्लब की स्थापना की। न्यू इंडिया क्लब का मकसद था संविधान सम्मत शिक्षण, जिसमें गरीब तबके, शोषितों, दलितों, वंचितों को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए, उनकी हीन भावना को दूर किया जाए, उन्हें न्याय, हक की जानकारी हो। इसके लिए सर हमने सभी जातियों के, गांव के सभी लोगों के लिए न्यू इंडिया क्लब की स्थापना की। शुरू में थोड़े बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे हमारे क्लब में बच्चों की संख्या बढ़ती गई, और जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ी तो सर स्वर्ण जाति के लोगों के दिलों पर सांप लौटने लगे सर। एक दिन कुछ लोग आए और उन्होंने कहा ये क्लब यहां से उठाकर दूसरे गांव में ले जाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आपके बच्चे जोर जोर से ड्रम बजाकर शोर करते हैं दिन भर। मैंने कहा ये सामने मंदिर है ना, यहाँ 2400 घंटे आरती, भजन और कीर्तन चलता रहता है, वो भी जोर जोर से लाउड स्पीकर पर। इससे हमारे बच्चों की अंग्रेजी
बोलने की, क्लास डिस्टर्ब होती है, हम तो कभी भी आपके पास शिकायत लेकर नहीं आए। सर उस दिन तो वो जल भून कर चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आए। उन्होंने कहा ये क्लब बंद कीजिए नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे। मैंने कहा अब क्या हुआ? उन्होंने कहा आपके लड़कों ने हमारी लड़कियों पर कमेंट किया है। मैं स्तब्ध रह गया सर। मुझे पता था हमारे लड़के ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें कहा कि अपनी लड़कियों को कहिए कि वो उन लड़कों की पहचान करें जिन्होंने उन पर कमेंट किया है। वो नहीं माने सर। मैंने अपने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा किया सर और उनसे कहा बताइए, मुझे सच बताइए कि किसने कमेंट किया था, नहीं तो ये मैं क्लब हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। एक लड़का आगे आया सर, उसने कहा सर ठाकुर टोले की 2 लड़कियां आई थी, उन्होंने हमसे कहा कि हमें फुटबॉल दे दो, हमारा फुटबॉल फट गया है, हम आपकी फुटबॉल 1-2 दिन में लौटा देंगे। सर हमने मना कर दिया, हमने फुटबॉल नहीं दिया। जज साहब इस बात को समझिए, ठाकुर टोले को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी लड़कियां हमारे लड़कों से बात करें सर। और दबंगों को इसलिए भी बर्दाश्त नहीं हुआ सर कि उनके बच्चे भी हमारे क्लब में आने लगे थे सर। कई दबंगों ने अपने बच्चों की खूब पिटाई की, फिर भी चोरी छुपे वो हमारे क्लब पे आते रहे सर। कुछ दिन बाद सर शिवरात्रि की झांकी निकली, हमेशा निकलती सर, लेकिन अब की बार दबंगों ने ये निर्णय लिया कि ये शिवरात्रि की झांकी हमारी बस्ती के बीचों बीच से जाएगी। सर हम उस रास्ते पर परेड कर रहे थे, ये झांकी लेकर आए, मैंने कहा कि आप दूसरे रोड से ले जाइए, दूसरे रास्ते से ले जाइए। वो नहीं माने सर, हमने भी बहस की सर और आखिरकार उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन मुझे कुछ आशंका हो गई थी, अनिष्ट होने की आशंका। मैं जान गया था कि चुपचाप नहीं बैठेंगे, इनकी खुराफात जरूर सामने आए। सर रविदास जयंती मना रहे थे हम, हमारे समुदाय, हमारी बिरादरी के सारे लोग थे सर, खचाखच जगह भरी हुई थी। तभी दबंगों ने पत्थरबाजी शुरू की सर। जवाब में हमारे लोगों ने भी पत्थरबाजी की और उस पत्थरबाजी में किसके पत्थर से पता नहीं, लेकिन स्वर्ण जाति के युवक को सर में लगा और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई सर। उसका बदला लेने के लिए दबंगों ने रातों रात हमारे घरों में आग लगा दी, हमारे घर जलकर राख हो गए सर। हाँ सर हाँ, उनके घर भी जले सर, लेकिन हमने नहीं जलाया सर। आप जाकर देख आइए, हमारे टोले से सटे हुए जो उनके घर थे ना सर, उनमें आग लगी सर। यानी कि हमारे घर की चिंगारियां उनके घर तक पहुंच गई सर। क्या कहा सर? हमने क्लब में हथियार जमा करके रखे थे सर। अगर हमने क्लब में हथियार जमा करके रखे तो किस काम आते सर? जब दूसरे दिन दबंगों ने हम पर लाठी बरसाई सर, तो सर हम हथियार होते तो गोली नहीं मार देते सर। पुलिस ने षड्यंत्र रचा सर हमारे खिलाफ, 1-2 कट्टा दिखाकर उन्होंने ये बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सर हथियार होते तो किस लिए रखे जाते सर? पत्थर उन्होंने बरसाया, हमारे घरों में आग उन्होंने लगाई सर, और मुझे ही जंगपुरा कांड का मुख्य अपराधी ठहरा दिया गया सर। क्या कहा सर? मेरे भाषणों से हिंसा बढ़ गई सर। सर मेरे भाषण की रिकॉर्डिंग गांव के यहां मौजूद सब लोगों के पास है सर, आप सुन लीजिए। क्या कहा मैंने सर? हीन भावना से बाहर निकलो, प्रकृति ने हम सबको एक समान बनाया है, प्रकृति ने हमें जात धर्म के भेद में नहीं बांटा है। ये चंद लोगों के साजिश है जो हम इंसानों को बांटते हैं। सर मैंने कौन सी बात कही सर? कौन सी नई बात कही मैंने सर? विवेकानंद यही बात कहते आए, यही बात महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही सर, यही बात बाबा साहब ने कही।
मैंने कहा आत्मरक्षा के लिए उठो, अन्याय मत सहो। सर, आपके पीछे गांधी जी हैं सर, बगल में भगत सिंह भी हैं। उन्होंने यही कहा था सर। और अन्याय का प्रतिरोध करना हिंसा नहीं है सर। हिंसा भड़काने वाले भाषण आपको सुनने हैं ना सर, तो महाराणा प्रताप जयंती के दिन गांव में दिए गए दबंगों द्वारा भाषण सुनिए सर। उन्होंने साफ कहा, कोई भी आवाज उठाए उसकी जबान खींच लो, नहीं माने तो सर काट दो। स्वर्ण जातियों का धर्म है नीची जातियों को दबाकर रखना, उनको कुचलना, उन पर राज करना। सर, ये भाषण की रिकॉर्डिंग पुलिस के पास नहीं, लेकिन उनको अरेस्ट किया सर किसी ने? नहीं सर। जज साहब, ऐसा क्यों होता है कि जो भी दलित, शोषित, पीड़ित, बहुजन की आवाज उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है सर? कैसे अपने हक के लिए, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले देश की अखंडता के लिए खतरा कैसे बन जाते हैं? जज साहब, हम तो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। न्याय संविधान सम्मत है, अपनी बात कहना संविधान सम्मत है, शोषण का प्रतिकार करना न्याय सम्मत है, संविधान सम्मत है। सर, हम उनके खिलाफ है सर जो रोज रोज संविधान का मजाक उड़ाते हैं सर। हमें आवाज उठाने का हक संविधान ने दिया सर, किसी की खैरात नहीं है। जज साहब, हमसे कहा जाता है कि हम धर्म पर गर्व करें। कैसे गर्व करें सर? कैसे गर्व करें जो धर्म हमें उपहास, भेदभाव, छुआछूत और तिरस्कार देता हो? उस धर्म का कैसे सम्मान करें सर? हमें ताने दिए जाते हैं सर। सरकारी नौकरियों सर, ग्रुप ए की नौकरियों में 13% दलित है सर, जबकि 43% सफाई कर्मचारी हैं सर। क्या हमारा जन्म सिर्फ सफाई कर्मचारी बनने के लिए हुआ सर? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर 8.7% दलित हैं सर। नॉन टीचिंग स्टाफ में 10%, जबकि इसी कैटेगरी में 75% स्वर्ण है सर। आप ये मत कहिएगा सर कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जब देश में 66% साक्षरता थी, तब दलितों में 74% के बनिस्बत हम 66% थे सर। यह तब जबकि 40% हमारी आबादी कभी स्कूल नहीं गई। सर, मैं हमेशा कहता हूं कि आधुनिक भारत के लिए इंडस्ट्री हो, न्यायपालिका हो, सरकारी विभाग हो, विश्वविद्यालय हो, सिविल सोसाइटी हो, सब जगह हर एक को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले सर, प्रतिनिधित्व मिले। बिना बहुजनों, दलितों, महिलाओं, वंचितों को सहभागिता दिए देश का निर्माण नहीं हो सकता सर। नहीं सर, अब ये देश किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं रहेगा सर, अपनी मेहनत, योग्यता और संविधान द्वारा दिए गए हक से जिंदा रहेगा सर। हाँ सर, हमने हिंसा नहीं की सर। मैं मानता हूं कि अगले दिन जब मैंने शांतिपूर्ण आह्वान किया तो हमारे लोगों ने कुछ दबंगों की पिटाई की, गलत है सर, लेकिन वो क्या करे सर? ये 1-2 दिन का गुस्सा नहीं है सर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खून में उतरा हुआ गुस्सा है सर। सबको उनकी हिंसा दिखाई देती है सर, लेकिन उनके अंदर का हाहाकार
नहीं दिखता, जो रोज भेदभाव, जातिवाद, नीच जात, अछूत, छुआछूत के भेद के डंक से उनकी आत्मा को लहूलुहान करता है सर। सर, जंगपुरा जैसी ये घटनाएं और बढ़ेंगी सर, क्योंकि दलितों ने, शोषितों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया सर। सर झुकाकर किसी की सामंतवाद को उन्होंने ललकारा है सर, और ये हमले और बढ़ेंगे सर, क्योंकि उनकी कुर्सियां हिल रही है सर, उनकी, जो ये मान बैठे थे कि जन्म जन्मांतर तक, अनंत काल तक हम उनकी छूटन पर पलते रहेंगे सर, उनकी कुर्सियां हिल रही है। उनको आग लगी हुई है, बर्दाश्त नहीं होता सर, मिर्ची लगी हुई है कि कैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कैसे वो खेलों में आगे आ रहे हैं, कैसे वो इंडस्ट्री में आगे आ रहे हैं। इससे तिल मिलाए हुए हैं चंद लोग सर, जो संविधान की जड़ें खोदना चाहते हैं, संविधान को उखाड़ फेंक मनुस्मृति लाना चाहते हैं सर। सर ये नहीं होगा, नहीं होगा सर। हमें जितना दबाया जाएगा सर, हम उतने ही जोर से उठेंगे सर, लड़ेंगे सर। संविधान सम्मत लड़ाई है सर हमारी, और संविधान ने हमको इस देश का मालिक बनाया जज साहब। हम भारत के लोग। जी सर, जी जज साहब, मुझे इतना ही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार ट्रायल खत्म हुआ। ट्रायल के पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन जैसे किसी ब्लैक होल में फंस गया है, लेकिन अब जो भी फैसला आएगा मंजूर होगा। आखिर देश में एक बहस छिड़ी है, और मुझे खुशी है कि गैर दलित तबका भी चाहता है कि मेरे साथ न्याय हो। लेकिन पता नहीं क्यों दलितों के जो सबसे बड़े रहनुमा है ना, वही मुझसे नाराज होकर बैठे हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता सेवाराम जी ने बयान दिया है कि मैं केंद्र सरकार का एजेंट हूं। सेवाराम जी, आप बहुत मंजे हुए नेता हैं। पता नहीं आपने कौन सी राजनीतिक कुटिल चाल के तहत ये बयान दिया है, लेकिन आपके इस बयान ने मुझे बहुत आहत किया है सेवाराम जी। आखिर अपनों का दिया हुआ दर्द कुछ ज्यादा टीसता है। लेकिन सेवाराम जी, मैं राजनेताओं की तरह जटिल नहीं हूं। मैं सीधा सोचता हूं, सीधा देखता हूं और सरल जीवन जीता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आपके मन में मेरे प्रति इतनी कटुता क्यों है। उससे भी ज्यादा आश्चर्य है कि क्या मैं आपके रास्ते में आ गया हूं। नहीं सेवाराम जी, आप कहते हैं कि सत्ता में सहभागिता करके हम दलितों, वंचितों, बहुजनों को सशक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आप ही के प्रदेश में क्या हमारे भाई बहन मजबूत हुए? आप जो राजनीतिक गठजोड़ का गुणगान करते हैं ना सत्ता के लिए, क्या वो राजनीतिक गठजोड़ सामाजिक गठजोड़ में बदल पाता है? हमसे छुआछूत करने वाले क्या राजनीतिक गठजोड़ के बाद, सत्ता में बैठने के बाद, सत्ता सुख भोगते हुए क्या हमारे साथ रोटी बेटी का नाता रखते हैं? नहीं सेवाराम जी, नहीं। वो गठजोड़ करके आपसे अपना सत्ता हित साधते हैं और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप। और सेवाराम जी, जब से आप सत्ता में आए ना, आप राजनीतिक रूप से मजबूत भले हो गए हो, सत्ता में मजबूत हो गए हो, लेकिन आपकी कमजोर
आवाज सो गई है जो न्याय के लिए उठती थी। वो न्याय सम्मत आवाज आपकी अब सत्ता की आवाज है। सेवाराम जी, सत्ता चंद लोगों का फायदा कर सकती है। मैं जानता हूं कि कुछ दलित भी सक्षम हो गए, और इतने सक्षम हो गए कि अपने ही दलित भाइयों वंचितों को अभी तुच्छ समझते हैं, क्योंकि स्वर्ण जाति में वो एडजस्ट हो गए अभी, और इतना एडजस्ट हो गए कि वो मुसलमानों को, ईसाइयों को गाली देने लगते हैं, आरक्षण का विरोध करने लगते हैं। आपको सत्ता समीकरण रखना है, आप करिए, लेकिन हमें मत दोषी ठहराइए। सेवाराम जी, हम जाग गए हैं और चेतना केवल सत्ता में रहकर नहीं काम करती है। इसका उदाहरण गांधी जी हैं। उन्होंने हमेशा चेतना जगाने का काम किया। सत्ता को हमेशा वो शोषित दिखाया और कहा, उस अंतिम व्यक्ति को देखो कि आपकी नीतियों का क्या परिणाम होगा। हम जाग गए हैं, उठ खड़े हुए, और इस कार्य में हजारों दलित, शोषित, वंचित, बहुजन, महिलाएं और युवा लगे हुए। आप अपना सिर्फ सत्ता की राजनीति करिए। हम संविधान सम्मत देश का निर्माण करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार मुझे रिहा कर दिया गया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन मेरी चुनौतियां बढ़ गई। रंग बिरंगे डोरे डाले जाएंगे, मुझे लालच दिए जाएंगे, पद दिए जाएंगे, सत्ता दी जाएगी, लेकिन मैं अपने सबक भूला नहीं। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हमने जहां क्लब से शुरुआत की थी ना, सबसे पहले उसी में आग लगाई। लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि हमने उसे फिर से शुरू कर दिया है। अब हम स्कूल शुरू करेंगे, क्योंकि शुरू से बच्चों में जातिवाद के खिलाफ चेतना जगाई जाए, क्योंकि ये वो दीमक है जो आप में मनुष्यता को खा डालता है। आपको मनुष्य का शरीर होते हुए भी आत्महीनता से भर देता है। संविधान सम्मत स्कूल, बच्चों, आप ही भारत का भविष्य है। मैं आ रहा हूं, आप ही मेरा विश्वास है। मैं आ रहा हूं मेरे बच्चों।